नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया सम्मान योजना के तहत गिरिडीह जिले के 4,52,286 लाभुक महिलाओं के आधार लिंक बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपए की सम्मान राशि भेज दी गई। इस भुगतान के तहत नवंबर माह की किस्त के रूप में 113 करोड़ 7,15,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेज दिए गए। शुक्रवार को गिरिडीह के उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया, जिसमें जमुआ, धनवार, डुमरी, गांडेय, बेंगाबाद, बगोदर, सरिया और गिरिडीह जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन ने लाभुक महिलाओं से अपील की है वे अपना बैंक खाता अवश्य जांच लें और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। केंद्र सरकार ने झारखंड को 275 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी। केंद्र ने यह राशि अनटाइड फंड के रूप में दी है, यानी राज्य सरकार स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इस पैसे को खर्च कर पाएगी। राशि जारी करने के साथ ही केंद्र सरकार ने आरबीआई से झारखंड सरकार के खाते में यह राशि सीधे ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। यह राशि राज्य की 4,342 पंचायतों, 253 पंचायत समितियों और 24 जिला परिषदों के माध्यम से खर्च की जाएगी। हालांकि तय शर्तों के कारण 3 ग्राम पंचायत और 11 पंचायत समितियों में इस फंड का उपयोग नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी निकायों में राशि का बंटवारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा, जिसमें 90% वेटेज आबादी और 10% क्षेत्रफल को दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राशि दी जाएगी। केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिया है यह राशि 10 कार्य दिवस के भीतर पंचायतों और शहरी निकायों को उपलब्ध करा दी जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर रांची शहर में 28 से 30 दिसंबर तक ट्रैफिक रूट बदल जाएंगे। एयरपोर्ट से लोक भवन तक 85 से ज्यादा जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। रांची में काफिले के आने जाने के दौरान 75 से अधिक बाइलेन पूरी तरह बंद रहेंगे। 300 से ज्यादा ट्रैफिक जवान तैनात किए जाएंगे। इस रूट पर 3 दिन तक ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को 28 दिसंबर को शाम 4:30 बजे से पहले और 29 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। राष्ट्रपति के कारकेड में 40 से अधिक वाहन शामिल रहेंगे। 29 और 30 दिसंबर को गुमला के रायडीह में कार्तिक जत्रा के समापन समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगी। गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद और रांची को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। भारतीय रेल ने धनबाद से भोपाल के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा कर दी। धनबाद भोपाल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी और पलामू के रास्ते भोपाल और धनबाद को जोड़ेगी। धनबाद से यह ट्रेन सुबह 7:20 पर खुलेगी और रात में 8:20 पर भोपाल पहुंचेगी। वापसी में भोपाल धनबाद एक्सप्रेस रात में 8:55 पर भोपाल से खुलेगी और सुबह 7 बजे धनबाद पहुंचेगी। पलामू के सांसद बीडी राम ने नई ट्रेन की पुष्टि करते हुए बताया, रेलवे ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस ट्रेन में कुल 24 कोच होंगे और यह कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातू, खलारी, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड और नगर उटारी जैसे स्टेशन से होकर भोपाल तक पहुंचेगी। पलामू, गढ़वा और लातेहार क्षेत्र के लिए यह ट्रेन बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। अब तक धनबाद से सीधे भोपाल जाने के लिए कोई नियमित ट्रेन नहीं थी। नई ट्रेन से यात्रियों को सीधा, आसान और सुविधाजनक सफर मिलेगा। मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड में चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जनवरी 2025 से इस योजना का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण राज्य भर में 10 लाख से अधिक आवेदन लंबित हो गए। स्थिति ऐसी है कि नए लाभुक इस योजना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कई जिलों के अधिकारियों का कहना है कि नए आवेदनों की एंट्री को लेकर उन्हें अब तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया। इस वजह से आवेदन तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा रहा। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। धनबाद में करीब 1 लाख, बोकारो में 60,000 और रांची में लगभग 50,000 आवेदन पेंडिंग हैं। कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के मुताबिक 2 जनवरी 2025 से पोर्टल पूरी तरह से बंद है। उससे पहले ही सीएससी के जरिए आवेदन लेने पर रोक लगा दी गई थी। अब सवाल है कि जब योजना चल रही है तो पोर्टल कब खुलेगा और लाखों महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा। गढ़वा डीसी की कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा है। साल के अंत में उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई कर दी। इस बार की कार्रवाई मुखिया, मनरेगा कर्मी या पंचायत सेवक पर नहीं, बल्कि अंचल कार्यालय के एक लापरवाह सीआई पर की गई है। डीसी दिनेश कुमार यादव ने चिनिया अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व उप निरीक्षक विनोद रंजन को निलंबित कर दिया। इसके अलावे अब इन पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश डीसी ने जारी किया है।
दरअसल क्षेत्र भ्रमण के दौरान रसीद काटने में आनाकानी के मामले में शिकायत के बाद डीसी ने शुक्रवार को यह कार्रवाई की है। डीसी ने स्पष्ट कहा है, योजनाओं में अनियमितता, कार्यों में लापरवाही, शिथिलता, गलत कार्यशैली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के करीब 2000 युवाओं को नए साल से पहले सरकारी नौकरी का तोहफा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में सीजीएल 2023 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस बड़े कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट और जिला प्रशासन को तैयारियां तेज करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, सीजीएल 2023 को लेकर राज्य में लंबे समय तक विवाद चला। मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां लंबी सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद 8 दिसंबर को नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि किसी भी संभावित कानूनी हस्तक्षेप से पहले सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर पूरा विवाद को खत्म कर दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को वित्तीय वर्ष 24-25 में 21 करोड़ 10 लाख रुपए का चंदा मिला है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुल पार्टी फंड 33 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गया है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में करीब 174% की बढ़ोतरी हुई है। यह खुलासा झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए आधिकारिक ब्यौरे से हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक 188 दानदाताओं ने पार्टी को चंदा दिया है। इनमें 24 करोड़ 40 लाख रुपए कारपोरेट डोनर से और 6 करोड़ 70 लाख रुपए व्यक्तिगत दानदाताओं से मिले हैं। सबसे बड़ी दानदाता माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड रही, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 20 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा एबी जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से 2 करोड़, फागू जयमंगल इंफ्रा से 1 करोड़ 9 लाख और व्यक्तिगत दानदाताओं में शिव कुमार तिवारी और जयमंगल सिंह प्रमुख रहे। चंदे का बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और स्टील सेक्टर से आया है, जो झारखंड की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े क्षेत्र हैं। इधर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को इस वित्तीय वर्ष में 6,654 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 522 करोड़ रुपए मिले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अब इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए चंदा सार्वजनिक हो रहा है, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ी है। मंत्री, सांसद और रेल अफसरों को मिलने वाली वीआईपी सुविधा समाप्त हो जाएगी। रेलवे की ओर से मार्च 2026 तक वीआईपी कल्चर से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल खत्म किए जाएंगे। इस फैसले के बाद मंत्री, सांसद और रेलवे अधिकारियों को मिलने वाली विशेषाधिकार सुविधाएं खत्म होने वाली है। अब तक रेलवे अधिकारी इंस्पेक्शन के नाम पर सलून कोच यानी वीआईपी कोच का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। सलून कोच को यात्री कोच में बदला जा रहा है। स्टेशन और रेलवे दफ्तरों में वीआईपी आगमन पर अधिकारियों के स्वागत में लाइन लगाकर खड़े रहने की प्रथा भी अब खत्म होने वाली है। वेटिंग टिकट कंफर्म कराने के लिए वीआईपी कोटा भी बदला जाएगा। अब पद या प्रभाव नहीं, बल्कि जरूरत के आधार पर आपात कोटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, रेल अफसरों के घरों पर तैनात किए गए जूनियर कर्मचारी अब वहां पर नहीं रहेंगे। इस फैसले से 30,000 से ज्यादा कर्मचारी अपने मूल काम पर लौटने लगे हैं। रेलवे का यह फैसला सिस्टम में बराबरी और यात्रियों के हित में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर आयोजित गढ़वा में एक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। मामला धुर्की प्रखंड के टाटीदेरी पंचायत के तेनवाही टोले का है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग अनुसूचित जाति और आदिवासी परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। धुर्की के थाना प्रभारी जनार्दन राउत ने बताया, प्रारंभिक जांच में धर्मांतरण से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने गांव में शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। चोपन से रांची के बीच सफर करने वालों को फिलहाल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली चोपन रांची एक्सप्रेस पैनल इंटरलॉकिंग काम के कारण 8 जनवरी तक पूरी तरह रद्द रहेगी। हाजीपुर जोन के सीपीटीएम द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार इसी रेल कार्य के चलते सासाराम रांची एक्सप्रेस अब 7 जनवरी तक केवल पिस्का स्टेशन तक ही चलेगी। सीआईसी सेक्शन से होकर चलने वाली हटिया आनंद विहार झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस सभी प्रयासों के बावजूद 27 फरवरी तक रद्द रहेगी। इतना ही नहीं, टाटा अमृतसर को भी 27 फरवरी तक रद्द किया गया है। यात्रा से पहले अपने ट्रेन के बारे में जरूर चेक करें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। डाल्टनगंज के पचमुहान चौक के पास गोल्ड हाउस दुकान के मालिक रंजीत कुमार सोनी को 1 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले का पलामू पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने छापेमारी कर नगर निगम के निर्माणाधीन भवन से 2 अपराधियों को हथियार और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने गैंगस्टर प्रिंस खान से मोबाइल के जरिए संपर्क में रहने की बात कबूल की है। अभियुक्तों ने पुलिस को बताया, दुकान के पास बाजार में दहशत फैलाने और फायरिंग के लिए 22 दिसंबर को मोहम्मद नाजिम के खाते में 24,000 रुपए भेजे गए थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी 25 दिसंबर को सोना दुकान के पास फायरिंग की योजना बना रहे थे। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन, 1 वैगन आर कार और 1 पल्सर बाइक बरामद किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद नाजिम और मुतुर्जा अंसारी दोनों डाल्टनगंज के पहाड़ी मोहल्ला के रहने वाले हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और गैंगस्टर से जुड़े अन्य लिंक की तलाश कर रही है। मैया सम्मान योजना के दिसंबर महीने यानी 17वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई। क्रिसमस त्योहार को देखते हुए लाभुकों के खाते में नवंबर माह की राशि ट्रांसफर होने लगी है। ज्यादातर जिलों में नवंबर माह के 2500 रुपए आधार सीडिंग बैंक खातों में भेज दिए गए। अब सिर्फ दिसंबर माह के 17वीं किस्त बकाया है, इसको भी जारी करने को लेकर तैयारी कर ली गई। निदेशालय के मुताबिक राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 दिसंबर से राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कुछ कारणों से विलंब हो रहा था, वहां भी 24 दिसंबर की शाम से राशि ट्रांसफर करने की कवायद शुरू हो गई। भरोसा दिलाया गया है कि 25 और 26 दिसंबर तक इन 4 जिलों के लाभुकों के खाते में नवंबर माह की किस्त चली जाएगी। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक फरवरी 2026 तक की राशि विभाग के पास पड़ी हुई है, लिहाजा किस्त को जारी करने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। इस बार क्रिसमस त्योहार को देखते हुए नवंबर माह की किस्त जारी की जा रही है। दिसंबर माह की किस्त जनवरी 2026 में सोहराय और टूसू पर्व को देखते हुए जारी करने की तैयारी है, ताकि त्योहार की खुशियों में 4 चांद लग सके। मैया सम्मान योजना के तहत नवंबर महीने की राशि का भुगतान बोकारो जिले में कर दिया गया। डीबीटी के माध्यम से 3,54,158 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में 88,53,95,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। आईपीआरडी बोकारो ने बताया, बुधवार को सभी लाभुक महिलाओं के आधार लिंक बैंक खातों में 2500 रुपए की राशि भेज दी गई। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो अपना बैंक खाता जरूर जाकर चेक करें। अगर किसी कारणवश पैसा खाते में नहीं पहुंचा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लाभुक महिलाएं जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वहां आपको पैसा नहीं आने का कारण भी बताया जाएगा। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। जाड़े के मौसम में बार बार पत्नी अपने मायके झारखंड के गिरिडीह चली जा रही थी। इस बात से नाराज होकर पति जेसीबी मशीन लेकर ससुराल पहुंचा और ससुराल के घर की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया। यह मामला जमुआ थाना इलाके के सिरसिया गांव का है। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुटी तो युवक जेसीबी मशीन लेकर फरार हो गया। अब इस मामले की सूचना जमुआ पुलिस को दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप पिंटू मंडल नाम के युवक पर लगा है। पिंटू का घर घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित गादी चुंगलो में है। पिंटू मंडल की पत्नी उर्मिला का कहना है कि उसका पति हर रोज शराब पीकर घर आता है और उसके साथ मारपीट करता है। इस वजह से वह अपने दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है। बीच बीच में वह ससुराल भी जाती है। पिंटू के ससुर का कहना है कि रात की घटना में पिंटू के साथ कई लोग शामिल थे। जमुआ के थाना प्रभारी विभूति देव कुमार ने बताया, पति पत्नी के विवाद में बाउंड्री तोड़ी गई है। बाउंड्री तोड़ने का आरोप पिंटू मंडल नाम के युवक पर लगा है। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन आरोपी पिंटू मंडल फरार हो गया। मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। ऐसे में अभी तक लिखित आवेदन थाने में नहीं दिया गया। आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात थाना प्रभारी ने कही है। अब आपके घर, गोदाम और दुकान में सांप नहीं घुसेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना इंसानी बस्तियों से दूर रखेगी। इस सर्प निवारक अवरोध को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व साइंस डीन प्रोफेसर मनेंद्र कुमार और पीजी जूलॉजी विभाग के डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह ने विकसित किया है। इस तकनीक की खास बात है कि इससे सांपों को न मारा जाएगा और न ही घायल किया जाएगा। यह मशीन जंगरोधी माइल्ड स्टील से बने ड्यूल लेयर रिप्लेटेंट स्टेशन पर आधारित है। इसके ऊपरी हिस्से में कंकड़ या रेत के साथ कार्बोलिक एसिड या लौंग या सिट्रोनेला जैसे पर्यावरण अनुकूल तेल डाले जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से निकलने वाली तेज गंध सांपों को उस इलाके से आगे बढ़ने से रोक देती है। इस मशीन की शुरुआती लागत करीब 1500 रुपए है और हर 15 दिन में रिफिल करने पर सिर्फ 40 से 50 रुपए का खर्च आता है। गंध कम होने पर यह सिस्टम एलईडी या वायरलेस सिग्नल के जरिए अलर्ट भी देता है। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है और यह लंबे समय तक टिकाऊ है। जब इश्क परवान चढ़ता है तो समाज की सारी बंदी से टूट जाती है। बिहार के सुपौल जिले से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मामला त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र का है, जहां एक मॉल में साथ काम करने वाली 2 लड़कियां काजल और पूजा ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। काजल पत्नी बन गई और पूजा गुप्ता को अपना पति मान लिया। दोनों की दोस्ती करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर साथ जीने मरने के फैसले तक पहुंच गई। मंगलवार की देर रात त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड स्थित मंदिर में बिना बैंड बाजे और तामझाम के दोनों ने शादी कर ली। गैस चूल्हे की अग्नि को अग्निकुंड मानकर एक युवती दुल्हन बन गई और दूसरा युवती दूल्हा बनी। बताया जाता है कि दोनों पिछले 2 महीने से किराए के मकान में साथ रह रहे थे। शादी का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जहां कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्यार की जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे समाज की परंपराओं के खिलाफ मान रहे हैं। फिलहाल सुपौल की यह अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।
झारखंड में पीजी कर रहे डॉक्टरों को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। अब राज्य में पीजी करने वाले छात्रों को 5 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देना अनिवार्य किया जाएगा। इससे जुड़ी एसओपी सरकार जल्द लागू करेगी। फिलहाल नियम है कि पीजी डॉक्टरों को 3 साल की सेवा देनी होती है और सेवा नहीं देने पर 30 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। बुधवार को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सम्मान समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सक का दर्जा भगवान के बराबर होता है, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से पूरा पेशा बदनाम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसे चिकित्सकों की पहचान की जा रही है और सरकार उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दिया कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर कड़े कानून बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से ग्रामीण और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होने वाली है। रांची के रिम्स आने वाले मरीजों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर है। रिम्स में पीपीपी मोड पर चल रही हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक की रेडियोलॉजी सेवा 31 दिसंबर के बाद बंद हो सकती है। हेल्थ मैप के जरिए रिम्स में एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी जांच निजी सेंटर की तुलना में 40 से 50% सस्ती दरों पर होती थी। लेकिन सेवा बंद होने की स्थिति में अब मरीजों को बाहर के निजी सेंटर में महंगे शुल्क पर जांच करानी होगी। रोजाना रिम्स में 60 से अधिक मरीजों की सीटी स्कैन और एमआरआई जांच होती है, जिसमें ट्रामा, ब्रेन स्ट्रोक, एक्सीडेंट और इमरजेंसी केस शामिल है। हेल्थ मैप सेंटर बंद होने का सीधा असर गरीब बीपीएल और एपीएल मरीजों पर पड़ेगा। राज्य में हेल्थ मैप का 4 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है, जबकि अकेले रिम्स में करीब 2.5 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। बिलों का सत्यापन पूरा होने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया, जिसकी वजह से पहले भी मुफ्त जांच सेवाएं प्रभावित हो चुकी है। हेल्थ मैप रांची के रिम्स के अलावा देवघर, खुंटी, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, सरायकेला और पाकुड़ के सदर अस्पताल में जांच सेवाएं देता है, जहां अब असर दिख सकता है। फिलहाल सेवा विस्तार को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तय नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय ने 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त कर दी। इतना ही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में करीब 70 और जवानों की सेवाएं खत्म हो जाएंगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने साफ कहा था, अनुबंध पर नियुक्त पूर्व सैनिक वार्निंग स्कीम में तय समय सीमा के बाद न तो नौकरी जारी रखने का दावा कर सकते हैं और न ही नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह सेवानिवृत्ति आयु तक सेवा विस्तार मांग सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सैप की रांची और जमशेदपुर बटालियन में कुल मिलाकर करीब 700 जवान ही शेष रह जाएंगे। हटाए गए 504 जवान राज्य के 15 जिलों में थाना, पिकेट और अन्य सुरक्षा स्थलों पर तैनात थे। खाली होने वाले पदों पर अब दोबारा बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें, सैप 1 टाटी सिल्वे रांची और जमशेदपुर का कार्यकाल फिलहाल 31 मई 2027 तक विस्तारित है। सैप बटालियन का गठन 7 जून 2008 को हुआ था, जिसमें सेना से सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर बहाल किया जाता है। भारत में अब बिना मोबाइल टावर के कहीं भी वीडियो कॉल और इंटरनेट संभव हो पाएगा। यह बड़ी उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हासिल की है। इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को बुधवार को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस सैटेलाइट की मदद से सीधे मोबाइल फोन पर 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और इंटरनेट की सेवाएं मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा दूरदराज इलाकों, जंगलों, पहाड़ों और आपदा के समय देखने को मिलेगा, जहां आज तक नेटवर्क नहीं पहुंच पाता था। यानी अब नेटवर्क टावर नहीं, सीधे सैटेलाइट से कनेक्शन होगा। क्रिसमस से एक दिन पहले इसरो की यह सफलता भारत के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा मानी जा रही है। हेमंत सरकार ने गुमला जिले की महिलाओं को क्रिसमस और नए साल का खास तोहफा दिया है। बुधवार को मैया सम्मान योजना के तहत गुमला जिले की लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई। यह राशि नवंबर महीने की सम्मान राशि है, जो आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। गुमला के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा है कि त्योहार के इस मौसम में यह राशि महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी। उन्होंने जिले की सभी लाभुक महिलाओं को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची के डोरंडा के रहने वाले विप्लव विश्वास ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। विप्लव विश्वास CRPF के अधिकारी हैं। उनका यह खास एपिसोड 30 और 31 दिसंबर को टीवी पर प्रसारित होगा। विप्लव ने बताया कि केबीसी तक पहुंचने के लिए उन्होंने 15 साल तक लगातार प्रयास किया। शो में उन्होंने पहले 10 सवाल बिना किसी लाइफलाइन के हल कर दिए। सुपर संदूक राउंड में भी सभी 10 सवालों के सही जवाब दिए। बातचीत के दौरान जब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उनके परिवार का जिक्र किया, तो उन्होंने अपने पिता और पत्नी के निधन को याद कर विप्लव भावुक हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए खुद लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ गीत गाकर सभी को प्रभावित कर दिया। अमिताभ बच्चन ने विप्लव और उनके परिवार को अपने घर डिनर पर बुलाने का ऐलान किया है और 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की भी घोषणा की है।
राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन पहली बार नर्सिंग का अलग निदेशालय गठित किया जा रहा है। इस कदम को नर्सिंग शिक्षा को सुदृढ़ करने और सरकारी अस्पतालों में नर्सों की कमी दूर करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। निदेशालय के लिए नियमावली तैयार होने के बाद निदेशक और संयुक्त निदेशक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशक पद पर ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कम से कम 15 साल का शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव होगा। संयुक्त निदेशक के लिए 12 साल का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। इन पदों पर नियुक्ति 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए होगी। फिलहाल राज्य में करीब 100 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, लेकिन अब तक इनके लिए कोई स्वतंत्र निगरानी तंत्र नहीं था। नर्सिंग निदेशालय बनने से कॉलेज की निगरानी, पाठ्यक्रम प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी अस्पतालों को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय सिंह ने नर्सिंग का अलग निदेशालय गठित किए जाने की पुष्टि की। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर सड़क दुर्घटना के पीड़ित को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में मदद करता है तो उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने राहगीर योजना को अधिसूचित कर दिया और यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। हर साल देश भर से चुने गए 10 राहगीरों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दिल्ली में 1 लाख रुपए नगद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। एक राहगीर को 1 साल में अधिकतम 5 बार तक सम्मान दिया जा सकता है। अगर एक पीड़ित को 1 से अधिक राहगीर बचाते हैं तो 25,000 की राशि बराबर बांटी जाएगी। इस योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में मदद करने वालों को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बड़ी सर्जरी, कम से कम 3 दिन अस्पताल में भर्ती, दिमाग या रीढ़ की गंभीर चोट या इलाज के दौरान मौत को गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। योजना की निगरानी जिला और राज्य स्तर पर समितियां करेंगी। राहगीर की भूमिका की पुष्टि अस्पताल और थाना दोनों करेंगे। नगर निकाय चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार किसी ऐसे वार्ड का वोटर है जो आरक्षित हो गया है तो वह उसी नगर निकाय के किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। शर्त बस इतना होगा कि जिस वार्ड से वह नामांकन करेगा उस वार्ड में लागू आरक्षण नियम यानी महिला या वर्ग विशेष के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्याशी का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना जरूरी है, लेकिन वह निकाय के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही 2 से अधिक संतान वाले नियम को फिर से दोहराया गया है। जिन उम्मीदवारों की अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है और जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर 9 फरवरी 2013 से पहले 2 से अधिक संतान थी और उसके बाद संख्या नहीं बढ़ी तो ऐसे लोग चुनाव लड़ पाएंगे। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव 2026 में बकाया कर, शुल्क या किराया न चुकाने वाले उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024-25 तक का सारा कर भुगतान अनिवार्य होगा। स्वघोषणा पत्र या सत्यापन में गलत जानकारी पाए जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। झारखंड के 16 जिलों के मुखिया की परेशानी बढ़ने वाली है। पेशा नियमावली लागू होते ही अनुसूचित क्षेत्रों में सबसे बड़ा असर मुखिया और पंचायत पदाधिकारियों पर पड़ेगा। पेशा नियमावली में मुखिया की जवाबदेही सख्त कर दी गई। अगर मुखिया ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उसे पद से हटाने तक का प्रावधान किया गया है। यानी अब मुखिया ग्राम सभा की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। पेशा कानून के तहत एक राजस्व ग्राम को एक ग्राम सभा माना जाएगा, लेकिन छोटे गांव या टोला के समूह अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार अलग ग्राम सभा भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब ग्राम सभा की अध्यक्षता चुनाव से नहीं बल्कि परंपरागत व्यवस्था से की जाएगी। अलग अलग आदिवासी समुदाय में उनके पारंपरिक प्रधान ग्राम सभा का नेतृत्व करेंगे। संथाली समाज में माझी या परगना, हो समाज में मुंडा या मानकी या दिवरी, मुंडा समाज में हाथू मुंडा या पढ़ा राजा या पाहन, खड़िया समाज में डोकलो सोहोर और उरांव समाज में महतो या पढ़ा बेल या पाहन करेंगे। यानी पेशा नियमावली के बाद ग्राम सभा सिर्फ बैठक नहीं बल्कि परंपरा, अधिकार और स्वशासन की ताकत बनने वाली है। अब गांव में फैसले दिल्ली या रांची में नहीं, ग्राम सभा तय करेगी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को 1 करोड़ रुपए तक के दुर्घटना बीमा की बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस MOU के तहत बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन धारकों और संविदा कर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। वहीं हवाई दुर्घटना में मौत होने पर बीमा राशि बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसके अलावा कई बैंकिंग सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर कार्य वातावरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह फैसला वेतन और पेंशन के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में मजबूत आर्थिक सहारा देगा। 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए गढ़वा में नौकरी का सुनहरा अवसर आ गया है। गढ़वा जिले में संविदा पर 5 पदों पर बहाली होने वाली है। मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण इकाई गढ़वा में 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता,
आंकड़ा विश्लेषक, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पदों के लिए 11,916 रुपए से लेकर 18,536 रुपए मानदेय मिलेगा। सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय गढ़वा के नाम पर आवेदन पत्र डाक या कुरियर के माध्यम से भेजना होगा। सभी पदों के लिए नियम, शर्त, योग्यता के अलावे अतिरिक्त योग्यता की जानकारी गढ़वा जिला प्रशासन की वेबसाइट गढ़वा.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। रेलवे मंत्रालय ने 26 दिसंबर से लंबी दूरी के ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह बढ़ा हुआ किराया स्लीपर, वातानुकूलित, नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होगा। हालांकि राहत की बात है कि 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया नहीं बढ़ेगा, लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर मेल, एक्सप्रेस और नॉन एसी ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी वाले ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देने होंगे। अब बात करते हैं रांची से चलने वाली ट्रेनों के बारे में। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का किराया करीब 23 रुपए बढ़ जाएगा। संभलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस में रांची से किराया 26 रुपए ज्यादा लगेगा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रांची दिल्ली सफर में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। हटिया बेंगलुरु एक्सप्रेस का किराया 37 रुपए बढ़ने वाला है। रांची हावड़ा एक्सप्रेस में करीब 8 रुपए की बढ़ोतरी होगी। रांची हावड़ा वंदे भारत का किराया करीब 9 रुपए बढ़ जाएगा। इसी तरह रांची कामाख्या एक्सप्रेस में करीब 24 रुपए ज्यादा देने होंगे। वंदे भारत की बात करें तो 462 किलोमीटर के सफर में सीसी क्लास का किराया अब 1160 रुपए से बढ़कर 1169 रुपए हो जाएगा और इसी क्लास में 2210 रुपए से बढ़कर करीब 2219 रुपए हो जाएगा। रेलवे ने साफ किया है कि यह किराया अनुमानित है और 26 दिसंबर से नया किराया लागू किया जाएगा। आईआईटी धनबाद के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आंखों की सर्जरी के लिए एक खास रोबोट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम सर्जिकल असिस्टेंट पैरेलल रोबोट फॉर आर्कुलर सर्जरी है। यह रोबोट आंख के अंदरूनी हिस्से में सटीक सर्जरी और बिल्कुल सही मात्रा में दवा देने में मदद करेगा। इस रोबोट का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, इसे पेटेंट भी मिल चुका है और इसका सफल परीक्षण बकरे की आंख पर किया जा चुका है। अब अगला चरण इंसानों पर परीक्षण का है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर आशीष सिद्धार्थ को इस इनोवेशन के लिए गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आशीष का कहना है कि अब तक आंखों की सर्जरी के लिए कोई अलग और खास रोबोट नहीं था, सामान्य रोबोट से ही काम लिया जाता था। यह रोबोट खास तौर पर आंखों की सर्जरी की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। करीब 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा यह रोबोट भविष्य में आंखों के इलाज को और ज्यादा सुरक्षित और सटीक बना सकता है। राज्य के सभी जिला के सदर अस्पतालों के लिए 4-4 मोक्ष वाहन की खरीद की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए करीब 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया, 1 महीने के भीतर राज्य के सभी जिलों में मोक्ष वाहन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे जरूरतमंद परिवारों को बड़े स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है। चाईबासा में सामने आए हालिया मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि चाईबासा की घटना को साजिश के तहत तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया ताकि स्वास्थ्य विभाग को बदनाम किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट में सच्चाई सामने आ चुकी है। मोक्ष वाहन पहुंचने ही वाला था, लेकिन परिजन एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना खुद बच्चे को लेकर चले गए। झारखंड की राजधानी रांची की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। ठंड और घने कुहासे की वजह से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। रविवार को रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अनहेल्दी श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ के आंकड़ों के अनुसार रांची की हवा में एक दिन सांस लेना करीब 3.5 सिगरेट पीने जितना नुकसानदेह हो गया है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। शहर के कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ढुमसा टोली में 174, गांधीनगर कॉलोनी, कोकर और नया टोली में 171 रिकॉर्ड किया गया। PM 2.5 का स्तर 86 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर और PM 10 का स्तर 147 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने, मास्क का इस्तेमाल करने और बच्चे बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की चेतावनी जारी की है। रांची में मेट्रो ट्रेन चलने की उम्मीद अब और बढ़ गई है। झारखंड सरकार की मांग पर केंद्र सरकार रांची को मेट्रो प्रोजेक्ट देने पर राजी हो गई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यानी CMP भेजने को कहा है। इसके बाद नगर विकास विभाग ने मेट्रो के ट्रांजिट कॉरिडोर की तैयारी शुरू कर दी है। जुडको की ओर से मेट्रो रूट को लेकर सर्वे की तैयारी चल रही है। सर्वे के बाद अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट यानी AAR और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार कराई जाएगी। इसके लिए जुडको ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया है। 7 जनवरी को बिड खुलेगा और जो कंसल्टेंट चुना जाएगा उसे 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
सरकार अगले 50 साल की आबादी को ध्यान में रखकर मेट्रो की योजना बनाएगी। योजना के अनुसार मेट्रो ट्रेन मेन रोड डोरंडा, हिनू एयरपोर्ट, धुरवा, स्मार्ट सिटी और ग्रेटर रांची जैसे इलाकों से होकर चलेगी। हाईकोर्ट, विधानसभा, विधायक आवास और रिंग रोड के आसपास मेट्रो चलाने की भी तैयारी है। इसके साथ ही मेट्रो को इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है। हालांकि डीपीआर बनने के बाद ही तय होगा कि मेट्रो कितने फेज में बनेगी और इस पर कितना खर्च आएगा। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। महिलाओं के लिए एक बेहद जरूरी और गंभीर खबर सामने आई है। देर से शादी करना और देर से मां बनना महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। यह खुलासा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक बड़ी रिसर्च में किया गया है। रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं की पहली गर्भावस्था 30 साल के बाद होती है, जो महिलाएं अधिक उम्र में शादी करती हैं और जो मोटापे का शिकार हैं, उनमें स्तन कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया है। आईसीएमआर की टीम ने 31 अलग अलग अध्ययनों की समीक्षा की, जिसमें करीब 28,000 महिलाओं को शामिल किया गया। इनमें से लगभग 45% महिलाओं में स्तन कैंसर पाया गया। रिसर्च में यह भी सामने आया कि जिन महिलाओं को 50 साल के बाद मेनोपॉज होता है, उनमें स्तन कैंसर का खतरा और बढ़ जाता है। बार बार गर्भपात, नींद पूरी न होना, रोशनी वाले कमरे में सोना, ज्यादा तनाव और टेंशन भी कैंसर का जोखिम बढ़ा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल से ऊपर की महिलाओं में खतरा 3 गुना और 35 से 50 साल की उम्र में 1.6 गुना तक बढ़ जाता है। सबसे चिंताजनक बात है कि जहां विदेशों में 50 के बाद स्तन कैंसर ज्यादा होता है, वहीं भारत में 40 से 50 साल की महिलाओं में इसके मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसलिए विशेषज्ञों ने 30 से 40 साल की उम्र में ही जांच कराने की सलाह दी है, ताकि बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सके।